चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यहां से कहानी शुरू होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बो, कार्बो, हाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बो, माने ऐसे कार्बन जो हाइड्रेटेड हो, ऐसे कार्बन जो हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल के पास अपने बैठे हों, जिनके पास वाटर मॉलिक्यूल हो। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा इनके पास? इस तरह, वाटर जैसे, ऐसे CX H2O Y, माने कार्बन के पास क्या होंगे बेटा? बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहा जाएगा? का डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, बड़े प्यार से बोलेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलना रहे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बहुत पुरानी बात है, तब ऐसी डेफिनेशन हुआ करती थी। अब पुरानी, हर बारी का काम है ना। केमिस्ट्री तुम्हें ट्विस्ट देती है ना। तुम केमिस्ट्री से को पानी दे दो, पानी सल्फ्यूरिक एसिड दे देगी तुम्हें, है ना। दोनों की दो कलर एक जैसा ही कतई। हाँ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट वो माने जाएंगे जो इस फॉर्मूले के अंदर फिट बैठ जाए। जो इस फॉर्मूले के अंदर क्या बैठ जाए बेटा? फिट बैठ जाए। जैसे ग्लूकोज C6H12O6। अगर बेटा मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो 6 है, और अगर मैं इसे H2O करके 6 लिख दूं तो भी फिट बैठ गया। इसका मतलब हमारा ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। लो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको फॉर्मूले बैठाओ, 2 कार्बन H2O2, ये भी फॉर्मूले में फिट बैठ गया। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। फॉर्मूले में फिट बैठ गया पर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो बेटा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हाँ, गुड मैंने देखो अब ये भी बोला, पुरानी डेफिनेशन है। क्या है? आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, सही और गलत दोनों। सही सही जानते रहोगे, गलत नहीं पता चला, कभी गलत से टकरावट होगी तो उसको भी सही मान लोगे, है ना। जब आरबीआई आरबीआई नए नोट बनाती है या नोट बनाती है तो वो उस टाइम पर दोनों दिखाती है, दोनों चीजें, असली और नकली दोनों चीजें। तो मैं तुम्हें दोनों दिखा रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम असली असली के साथ रहो चाहे नकली नकली के साथ रहो, है ना। मेरा काम तो दोनों दिखाना है। तो एसिटिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट फिर भी फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये डेफिनेशन जो पहले मानते थे कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे होंगे वैसे नहीं निकले हुए। अब एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास C6H12O5, जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता बट कार्बोहाइड्रेट है। वही बात होगी ना बेटा। अब जिस एज में तुम पढ़ रहे हो, है ना, ये उससे बहुत पुरानी बात है, तो क्या जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? है ना, तो वो वही बता रहा हूं तुम्हें, जानना तो जरूरी है। बिना जाने तो कैसे बात बनेगी, है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ, लिख लिया? यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। नहीं, ये स्कूल में था, इस वजह से लेट हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। मैं तो मजबूरियां समझता हूँ, तुम ही नहीं समझते। ना, आगे देखते बेटा। तो न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, इसको समझना। लिखो, न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, these are the these are the
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और सच यूनिट which contain aldehyde or ketone which contain aldehyde or ketone as a functional group। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, या वो बड़ी बड़ी यूनिट्स जो इनसे भी बड़ी हो बट उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो, एल्डिहाइड और कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन हो, ये ध्यान में रखना है आपने। तो न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की ये है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसके अंदर बहुत OH ग्रुप हो, बहुत सारे OH ग्रुप हो। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, ठीक है। तो अब डेफिनेशन तो यहां तक समझ में आ गई। इस डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में ही पूरा कार्बोहाइड्रेट समझ में आ जाएगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है सैकेराइड्स। क्या कहा जाता है बेटा, सैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं बेटा ये, सैकेराइड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा, स्वीट इन टेस्ट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रेमनोज है, राइबोज है, ये सारे के सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। मतलब कई OH ग्रुप होंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बेटा? क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का। और सारा चैप्टर पूरा कार्बोहाइड्रेट इसी पे ही क्लासिफाइड हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आप सबसे पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, on the basis of number of units of carbohydrates produced। कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट प्रोड्यूस होंगी उसके बिहाफ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे देखो जरा। सबसे पहली कैटेगरी आती है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जैसे लड्डू की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बूंदी। द स्मॉल बूंदी इज द मोनोसैकेराइड, एंड व्हेन बहुत सारी बूंदी कमिंग टुगेदर बिकम लड्डू। ऑब्वियसली बेटा मोतीचूर का लड्डू, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। Okay, not besan laddu. And even in the case of the besan laddu, we have a smallest particle also. We do not call it as a bundi, but that is also a single particle, and that the smallest particle is monosaccharide. Bundi is the monosaccharide of the motichur laddu. Am I right? When you break the motichur laddu, you will get so many bundis. So the laddu is the polymer of
बुंदी. Mur here is what? Not parents say you mur, that mur. This is not that mur. This mur is unit. What does it mean? Unit. Poly बहुत सारे है ना, many. तो many mur, that is polymer. No beta. So monosaccharides are the smallest carbohydrate. लिख लो. These are the simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed further. माने और नहीं तोड़ा जा सकता. वो बूंदी के टुकड़े बना के मत बैठने लग जाना कि बूंदी के भी 15 टुकड़े करके फिर और क्यों खिलाऊंगा सब लोगों को. इतना कंजूसपना नहीं दिखाना. बूंदी इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. है बस पापी. हाँ, these are the simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed further. मतलब जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता या उनको तोड़कर सिंपलर और यूनिट नहीं बनाई जा सकती है. हाँ बिल्कुल. ग्लूकोज पीते तो तुम पीस. हाँ, वो तब भी सबसे छोटी यूनिट तो यही आएगी मोनोसैकेराइड की. जिसको तुम पीस रहे हो वो बेसिकली शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है. ठीक है, ध्यान देना. कौन कौन से ऐसे मोनोसैकेराइड्स है जो आपको याद रखने हैं? नंबर 1 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज. हाँ, तेरे फोन तो जरूर बजाएगा. रैमनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और रैमनोज. ये याद रखने हैं आपने. ये सारे के सारे आपके क्या बेटा? हाँ ना, सुक्रोज बेटा इसमें नहीं आता. सुक्रोज थोड़ा बड़ा हो जाता है. ठीक है ना, जहाँ नहीं पॉलीमर नहीं होता, उससे थोड़ा सा छोटा होता है, बीच का होता है. बेटा आप सुनो, बेटा सुनो, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो ना, सुना करो. सेकंड है ओलिगो सैकेराइड. बेटा बस क्या ही बताऊं, मेरा बस चले तो मैं तो इसका नाम सुंदर कुमार रख दूं, है ना. मेरे हिसाब से चलेंगे नहीं ना, है ना. हाँ, तो ओलिगो सैकेराइड्स. तो ओलिगो सैकेराइड्स क्या होते हैं? सही बात पकड़ी बेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पहला क्लासिफिकेशन लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम. तो अगर एक ही यूनिट रहे, फर्दर कोई नई यूनिट ना बने, मोनोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो 2 से लेकर और 10 तक छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स बना देते हैं. यानी कि अब लड्डू थोड़े से बड़े हो गए. अब एक सिंगल बूंदी नहीं है, बूंदी से हमने लड्डू बनाए पर छोटे छोटे बनाए, है ना. जैसे मम्मी तुम्हारे लिए, जब तुम छोटे छोटे, मम्मी मैं रोटी बनाऊंगा, कच्ची रोटी बना देती थी तुम्हारे लिए ना, है ना, छोटी सी रोटी बना देती थी. ऐसी छोटी छोटी रोटी बनेगी. ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. they produce 2 to 10 units of monosaccharide MS on hydrolysis. हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना. अगर हम उसको तोड़ने पे आए तो वो 2 से लेकर 10 यूनिट तक तोड़ देंगे. समझ गए? जैसे तुम किसी शादी में गए बिना बुलाए और जेब में लड्डू भर लिए तुमने, हैं, और 2 ही लड्डू रख पाए, इतने में पकड़ लिया नाई ने आके. अच्छा बेटा तुम्हारे तो घर नौता ना गया तो तू कैसे आ गो अंदर, है, पकड़ के और ऐसे ऐसे हिला दिया, ऐसे पकड़ के हिलाया, 2 लड्डू गिर गए. 2 लड्डू गिरे तो डाइसैकेराइड. साथ में उसका दोस्त भी गया हुआ था, उसने जेब में भर रखे थे 10 लड्डू. उसको पकड़ के ऐसे उल्टा करा, जड़ 10 लड्डू गिर गए. तो जो 2 गिर रहे डाइसैकेराइड, 3 गिर रहे ट्राइसैकेराइड, 4 लड्डू
टेट्रासैकराइड, और बहुत सारे हैं तो ओलिगोसैकराइड। मतलब ओलिगोसैकराइड एक कॉमन नेम है। ओलिगोसैकराइड क्या है? कॉमन नेम है। 2 से लेकर 10 तक यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो क्या कहलाएगा बेटा? ओलिगोसैकराइड कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। जब मोनोसैकराइड, क्या बात कही, क्या मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग है मतलब टॉपिक की ना। वेल डन, वेल डन भाई, मैं तो कहूंगा ही। समझ रहे हो? यहां पर आपको पढ़ने कौन से हैं? सिर्फ डाइसैकराइड्स। आपने कौन से पढ़ने हैं बेटा? डाइसैकराइड्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं डाइसैकराइड्स जो आपने पढ़ने हैं? देखो, हम पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, है ना? जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें यही होता है। ठीक है, लैक्टोज। ठीक है बेटे, जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, पकड़ा गया चोरी करते हुए, जब सुक्रोज को तोड़ा तो सुक्रोज ने एक तो ग्लूकोज रिलीज किया और एक फ्रक्टोज रिलीज किया, यानी इसके पास क्या थी? जीएफ। क्या थी बेटा? जीएफ। माल्टोज को जब तोड़ा, इससे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकले। जब लैक्टोज को तोड़ा तो लैक्टोज से एक ग्लूकोज निकला और एक निकला गैलेक्टोज। ये भी मोनोसैकराइड है, गैलेक्टोज। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन क्या यूनिट प्रोड्यूस करता है, कौन क्या यूनिट प्रोड्यूस करता है। बोल बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड़िया, धन्यवाद। कौन सा बात? धन्यवाद। डाइसैकराइड समझ में आ गए बेटे? है बेटा, ये इससे बना हुआ था। गैलेक्टोज भी मॉलिक्यूल इन्हीं जैसा, उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग होती है। मोनोसैकराइड है। ये सारे के सारे मोनोसैकराइड्स हैं। क्या है बेटा? मोनोसैकराइड। हाँ, तो डाइसैकराइड 3 होते थे, ट्राइसैकराइड 4, टेट्रासैकराइड, बहुत ओलिगोसैकराइड। क्या बात कही, मोनोसैकराइड बने। नहीं, अभी मेरे को तेरा सवाल समझ में नहीं आया है भैया, वो दोबारा बोलो। लिया, कर दिया भैया। एक नहीं टूटता फर्दर। हाँ, डाई वाला टूट के मोनो बनेगा, मोनो वाला टूट के डाई नहीं बनेगा। हाँ, मोनो बन गया। हाँ हाँ, मैं डाई का ही हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। डाई बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। अब इसका सवाल मैं समझाता हूँ। ये जो कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल पॉलीसैकेराइड्स है, जो हम अगले आगे पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड डिकम्पोज होकर सीधा मोनोसैकेराइड क्यों नहीं बन रहा है, बीच में डाइसैकेराइड पे क्यों रुक रहा है? यही है ना सवाल। अब मैं तेरे को बताता हूँ बात। ये डिपेंड करता है कि हमने कितने एक्सटेंट तक हाइड्रोलाइज किया है। ठीक है ना? लड्डू मैंने कितना तोड़ा है? आधा तोड़ा है, पूरा तोड़ा है, या एक एक बूंदी अलग कर दी है? दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तुम मुंह में रोटी रखते हो, है? रोटी रखते ही मीठी तो ना लगते ही, रोटी को तोड़ते हो, चबाते हो, चबाते हो, चबाते हो, चबाते हो, चबाते हो, क्या कर रहे हो तुम? हाइड्रोलिसिस करते हो। क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस। उसको डिकम्पोज कर रहे हो, और डिकम्पोज करके करके पहले बनेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, फिर बनेगा डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के बाद बनने वाला है मोनोसैकेराइड। जैसे ही मोनोसैकेराइड बनेगा, बनेगा ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च की है रोटी, और स्टार्च जो है वो है पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। तो सबसे छोटा उसका जो पार्टिकल है वो है ग्लूकोज, और जैसे ही ग्लूकोज मुंह में आएगा मीठा लगेगा, रोटी को चबाते रहो मीठी लगने लग जाएगी। हाँ, मैंने मना नहीं किया। ओलिगोसैकेराइड एक कॉमन नेम है, उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्साडेसिड। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो वो कहां पर रुक रहा है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, रोटी मुंह में रखी, उनको मीठी लगती ही नहीं, आज तक उन्हें पता ही नहीं रोटी भी मीठी लगती है। चबाते नहीं ना, निगलते हैं, है ना? मोमोज समझ रहे हो? तो चबा के खाया करो, 32 बार चबाओगे रोटी मीठी लगेगी। एक रोटी को खाने में कम से कम तुम्हें
हाँ 2 घंटे देखे, 2 घंटे जुगाली थोड़ी करनी है। मम्मी बाद में आना, अभी आधी रोटी हुई है। हाँ समझ गए। हाँ शांति से। गाय जो खाती है तुम्हें सबको पता है, उसके 2 स्टमक होते हैं ना। हाँ तो वो खाने को वापस लेकर आती है, क्योंकि जो हाँ सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे टमाटर के ऊपर की जो पन्नी होती है, आप पन्नी कहोगे सर, पन्नी लगी होती है उस पर, जो उसकी कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, हाँ खाल, खाल वो तो भैया अपने हिसाब से बोलेंगे, खाल उतार दी हो टमाटर की। हाँ तो वो जो खाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। हाँ है ना, सेलुलोज की बनी होती है, उसको हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ना ना बेटा, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करियो, सुबह सुबह एज इट इज मिलेगी, एज इट इज। मैंने की है भाई, क्या दिक्कत है उसमें ऑब्जर्व करने में। हाँ वो एज इट इज दिखती है। आज जाके 2 टमाटर खाना और फिर सुबह देखना चमत्कार, नहीं होगा डाइजेस्ट। समझ गए। चलो शुरू करते हैं। डाइसैकेराइड हो गया। सी पॉलीसैकेराइड्स। नहीं बेटा, सी को कोई देखता थोड़ी है। हाँ जी, पॉलीसैकेराइड विच produces n numbers of monosaccharide on hydrolysis, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं बेटा, सॉरी पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो n नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पढ़ने कौन कौन से हैं हमें पढ़ने कौन कौन से हैं, हमें पढ़ने हैं 3। पहला पढ़ेंगे स्टार्च। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टार्च। दूसरा पढ़ेंगे बेटा सेलुलोज। स्पेलिंग देख लो, तुम्हारी वजह से गलत हो गई। हाँ स्पेलिंग क्या होगी भाई सेलुलोज की? CLLULOSE, सेलुलोज। और थर्ड पढ़ेंगे बेटा ग्लाइकोजन। तो 3 हमारे क्या है, बोलते नहीं बेटा, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, रे मोनोसैकेराइड बुलवा रहे हो, पॉलीसैकेराइड है ये। हाँ पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस करेगा तो बेटा मोनोसैकेराइड थोड़ी होगा, होगा तो पॉलीसैकेराइड ना। हर्षिता क्या नहीं समझ में आ रहा, शुरू से बताऊं बेटा? पॉलीसैकेराइड जब टूटेंगे तो n नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे मोनोसैकेराइड्स के। जैसे रोटी खाई, स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, वो n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा जब हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही मिल रहा है, पर हमारे पास जो है, जो नेचर में अवेलेबल है, वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में अवेलेबल है। तभी तो खाना डाइजेस्ट कर देने पापी पेट की जरूरत ही क्यों है, बताओ? नहीं पेट की जरूरत ही क्यों है, क्यों लगा रखा हमने यहाँ पे मटका सा, है ना? बिल्कुल। इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक क्यों लिखा होता है उसके ऊपर? क्यों लिखा होता है इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक? क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें मोनोसैकेराइड मिल रहा है, तुम्हें वो फालतू की प्रोसेस नहीं करनी पड़ रही डाइजेस्ट करना। मोनोसैकेराइड डायरेक्ट ब्लड फ्लो के साथ मिक्स होकर सीधा ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, और जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और तुम्हें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है तुरंत। इसलिए एनर्जी ड्रिंक कहते हैं ना बेटा उसे इंस्टेंट। क्यों कोई भी व्यक्ति बीमार होता है या बीपी लो होता है, कोई दिक्कत होती है, उसको तुरंत ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? चढ़ा दो ग्लूकोज, है ना? क्यों? ताकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लॉस हो रखा है वो तुरंत दोबारा से गेन हो जाए, है ना? क्यों नहीं कहते भाई अच्छा मरी जाए, खिला दो भाई 10 रोटी खिलाओ इसको, ताकत आएगी। अगले दिन तक ताकत तो आई नहीं, बंदा चला गया, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। बहुत डिफरेंस है बेटा, वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा, ये बेगिनती की यूनिट। ये बड़ा लड्डू है, वो थोड़ा छोटा लड्डू है, और वो सबसे पहली बूंदी। लास्ट में खानी क्या है? बूंदी। खानी क्या है? बूंदी। हम लड्डू नहीं खाते बेटा, हम खाते हैं बूंदी। हम रोटी नहीं खाते बेटा, हम खाते हैं ग्लूकोज।
हमारा पेट हमसे मांगता क्या है? ग्लूकोज। हम क्या खाते हैं? मोमोज। हाँ, मोमोज से ग्लूकोज ही मिलता है। हाँ, और कम मात्रा में होता है पर मिलता तो उसी से ही, उससे भी है। हाँ बेटा, देख, पॉलीसेकेराइड जू, ओलिगोसेकेराइड जू, मोनोसेकेराइड। सबसे पहले लड्डू पॉलीसेकेराइड, आधा तोड़ा बन गया ओलिगोसेकेराइड्स, पूरा टूट के सिंगल बूंदी कहलाएगा मोनोसेकेराइड। समझ गए बेटा? अभी तो बची हुई ड्रिंक। अब बोलो, अब बोलो तुम। हाँ, जो स्टार्च है बेटा, ये हमें देता है अल्फा ग्लूकोज, आइसोमर है ये ग्लूकोज का। ऐसे ही सेलुलोज देता है हमें। बेटा एक बात बता हर्षिता, कहां हु सेड स्टार्च इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म? किसने कहा स्टार्च सिंपलेस्ट फॉर्म है? स्टार्च इज अ पॉलीमर। पॉलीमर के 3 एग्जांपल लिखवाए नीरज सर ने, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च को जब हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन से भी अल्फा ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज की 2 आइसोमेरिक फॉर्म होती है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ये भी तो अल्फा ही लिखा है लल्ला। ठीक है बच्चा? इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं बेटा, ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे मसल्स में होता है, हमारे ब्रेन में होता है ना? कई बार होता है ना, पूरे दिन खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी शरीर को एनर्जी तो मिल रही होती है ना, उस टाइम पे हम इस स्टार्च को यूज कर रहे होते हैं। हाँ, खाती है ना हमारी बॉडी, डेली हमारी बॉडी अपने आप को खाती है और नए सेल्स प्रोड्यूस करती है, वो तो प्रोसेस है ना? 2 टर्म्स होती तो एक कैटाबॉलिज्म और एक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, मतलब जो भी कंस्ट्रक्टिव चीजें क्रिएट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी सेल्स नहीं बन रही है, नए फाइबर्स बन रहे हैं, वो सब के सब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर। कैटाबॉलिज्म, जो पुरानी सेल्स मर चुके हैं उनको भी तो। एक बात बताओ यार, मैं 30-35 साल का हो गया, क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट क्या खराब नहीं हुआ होगा, या उसकी सेल्स मरी नहीं होंगी? लाइफ साइकिल्स होती है सेल्स का भी, है ना? तो वो मर रही है, मरने के बाद वो जा कर रही है, उनको डिकम्पोज कैसे किया जा रहा है, वो सारी की सारी प्रोसेस कैटाबॉलिज्म में है। ठीक है? और नई बन रही है मेटाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन कम होती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है। धीरे धीरे फिर कतई डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है ना? है एज है। ठीक है, क्लियर है? डन। अब जब तुम कौन से, हाँ, दोनों से अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? डन, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे स्पेशली मोनोसेकेराइड्स डिटेल में। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोनोसेकेराइड डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में डाइसेकेराइड, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में पॉलीसेकेराइड। क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हाँ खत्म हो गया। अब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हेडिंग डालो अब दोबारा से, मोनोसेकेराइड। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया सबको? हाँ बेटे, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया बेटे? चलो।